हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जानते हैं कि अभी फिजिक्स का बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट किए हैं, जैसे कि एनर्जी का चैप्टर कंप्लीट किए हैं, मोशन का चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो आज जो हम लोग क्या करेंगे कि गति का जो नियम है और जो मोशन चैप्टर है उसका जितना भी एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू जो पूछता है एग्जाम में, वो हम लोग क्या करेंगे आज सब डिस्कस कर लेंगे। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी शामिल है और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास में जो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या पढ़ना है, तो न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है। ठीक है, संवेग से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है, या त्वरण से संबंधित है, या भार से संबंधित है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं और जड़त्व को क्या बोलते हैं, तो इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट नियम के अनुसार से क्या है कि कोई भी वस्तु है अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहता है, और कोई वस्तु गतिमान है तो क्या है कि वो गतिमान ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। तब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है तो वो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, मतलब कि ये चल रहा है वो रुक सकता है और रुका हुआ है वो चलना शुरू करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व भी बोलते हैं। तो ए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, सेकंड लॉ किससे संबंधित है, तो संवेग से संबंधित है जिसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, त्वरण से संबंधित है, चाल से संबंधित है जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, या संवेग परिवर्तन की दर संबंधित है, ये आपको बताना है। तो दूसरा का जो नियम है, जो सेकंड लॉ है, ये किस क्या कहता है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें कहता है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि एम वी माइनस एम यू, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का। ठीक है, यहीं से क्या होता है कि जो आपका ड्राइव बन के आता है, यहाँ से हम लोग अगर एम कॉमन करते हैं वी माइनस यू बाई क्या बचता है आपका टी बचता है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, ए में होता है, क्योंकि वी माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और इसको क्या करते हैं कि जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, तो एम ए होता है, और के का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आता है, तो एफ बराबर एम ए आता है। मतलब कि फोर्स का जो फॉर्मूला आता है सेकंड से ही आता है। तो ये क्या करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर को बताता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं संवेग में परिवर्तन की ये दर है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होता है, तो गति का पहला नियम जो है उससे, या दूसरा नियम है उससे, या तीसरा नियम है उससे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम लोग को अगर परिभाषा पूछे, डिफिनेशन पूछे, तो बल का जो है किससे मिलता है, तो फर्स्ट लॉ से मिलता है। लेकिन वही अगर पूछ ले कि फॉर्मूला किससे मिलता है, मतलब कि एफ बराबर जो एम ए है वो फॉर्मूला किससे मिलता है, तो सेकंड नियम से मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। फर्स्ट नियम से परिभाषा मिलता है, डिफिनेशन मिलता है वो फोर्स का, और सेकंड नियम से क्या मिलता है, तो आपका फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एफ बराबर एम ए है जो किस नियम को दर्शाता है, तो ये अभी हम बताए हैं। जो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, गति का दूसरा नियम, मतलब कि न्यूटन का सेकंड लॉ से। एक यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि फोर्स का जो यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, तो मतलब इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और एक बात और याद रखिएगा, इसका यूनिट क्या हो सकता है, मास इंटू क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है इसका फॉर्मूला। तो मास का क्या होता है कि केजी होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्चुअली में इसका फॉर्म होता है यूनिट, ऐसा यूनिट। लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन इनका खोज किए थे, इसलिए उन्हीं के रिस्पेक्ट में उनका नाम दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है, मतलब कि क्रिया जो होती है उसके प्रतिक्रिया जो है न्यूटन के किस गति के नियम से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो पहला नियम से, दूसरा नियम से, तीसरा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट काम करता है। ठीक है, आप इधर से कोई फोर्स लगाते हैं तो इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट पर लगाइएगा तो वो भी जो ऑब्जेक्ट होगा आप पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो वो कौन सा है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 100 मीटर के भुजा जो है वर्गाकार, वर्गाकार मतलब कि स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का बात कर रहा है, जिसका साइड इक्वल होता है। तो हम लोग उसका चित्र बना लेते हैं। इधर भी 100 है, इधर भी आपका 100 है, और इधर भी 100 है, और इधर भी 100 मीटर का है, सब मीटर में है। ठीक है, मैदान के चारों तरफ क्या करता है, पूरा करता है। मतलब कि ए पॉइंट से चला था
और यही पॉइंट पर क्या करता है, वो रिटर्न हो जाता है। ये बात आपको याद रखना, यहाँ से चला था और इधर से रिटर्न होके फिर ए पॉइंट पर वो पहुंच जाता है। व्यक्ति द्वारा कुल कितना विस्थापन, विस्थापन को क्या बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश वर्ड पूछते रहता है, डिस्प्लेसमेंट तय किया तो वो कितना तय किया, ठीक है, 400 मीटर किया, 0 मीटर किया, 100 मीटर किया या 200 मीटर किया। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 0 मीटर किया, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। अगर ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है और एक क्या है, बी पॉइंट है, और इसका जाने का रास्ता 5-6 है, मतलब जाने का रास्ता 5-6 है, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट आखिर में हम लोग कहेंगे किसको, तो डिस्प्लेसमेंट उसे कहेंगे जो ए और बी के पॉइंट के बीच जो सबसे छोटा रास्ता होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब व्यक्ति का क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, कि ए पॉइंट से ए पॉइंट तक जाना था, मतलब कि इसमें क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पॉइंट से ए ही पॉइंट फिर जाना था, तो ए जो है लौट करके आ गया, फिर से यहीं पर आ गया, तो ए से ए जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो 0 होगा। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन वही पूछता कि दूरी कितना तय किया, तो वो 400 मीटर हो जाता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना यहाँ पर किया है, तो वो 0 मीटर किया है। ये बात आपको याद रखना है। शॉर्टेस्ट पाथ ए से ए कितना है, शॉर्टेस्ट, तो 0 ही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि त्वरण, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर सेकंड है, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या मीटर पर सेकंड है। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और कैसे होता है वो भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो होता है आपका मतलब कि मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है, v माइनस यू बाई टी होता है एक्सेलरेशन। और v का मतलब कि ऊपर तो मीटर पर सेकंड हो गया और नीचे क्या हो गया, सेकंड हो गया, तो ए सेकंड आकर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन या त्वरण का एसआई यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्व त्वरण g का मान है, ठीक है, 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर भी दिया हुआ है 0 होगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपका जो सही उत्तर क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जी जो होता है इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक बात और याद रखना है कि अगर आपका ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में इक्वेटर है, तो जी का मान जो होता है आपका हर पोजीशन पे चेंज होते रहता है। तो इक्वेटर पर इसका जी का मान क्या होता है, सबसे कम होता है, और पोल पर आपका जी का मान क्या होता है, तो ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जी का मान पोल पर क्या होता है, तो सबसे ज्यादा होता है, इक्वेटर पर सबसे कम होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनाता है कि अगर इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो उसका जी का मान क्या होता है, तो जी का मान बढ़ते जाता है। आपका चौथा क्वेश्चन क्या बनाता है कि पोल से इक्वेटर के पास आते हैं तो जी का मान क्या होता है, तो वो घटते जाता है। इतना बात आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के किस बल के कारण अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। इसका आंसर आपको बताना है, गुरुत्वाकर्षण बल है या आपका आकर्षण बल है या गुरुत्व बल है या चुंबकीय बल है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका गुरुत्व बल है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ग्रेविटेशन के कारण, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि चलती बस को अगर अचानक से रोक दिया जाए तो उसमें बैठे यात्री आगे झुक जाता है, यह किस कारण से होता है, तो त्वरण के कारण से होता है, संवेग के कारण जिसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, त्वरण को क्या बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। संवेग में परिवर्तन के कारण से होता है, या जड़त्व को जिसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं उसके कारण से होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इनर्शिया के कारण, मतलब कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण होता है। चलती हुई बस को अगर अचानक रोकिएगा तो आप आगे की ओर झुक जाएगा, और कोई बस अगर रुका हुआ है आप एकाएक स्टार्ट करिएगा तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है। ये दो क्वेश्चन बनाता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें से क्या बनाता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से या जड़त्व के कारण से, कि अगर कोई दर्री है और दर्री में बहुत सारा उसमें धूल है और उसको अगर डंडा से पीटते हैं तो धूल बाहर क्यों हो जाता है, तो उसमें भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है। अगर कोई पेड़ है तो पेड़ को हिलाते हैं तो पत्ता गिर जाता है, पेड़ वहीं रहता है, तो वो भी किसका कारण है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है। ये सब जितना भी कारण क्या होता है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ से ही होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक।
अगला क्वेश्चन क्या है कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, तो मीटर पर सेकंड है, रेडियन पर सेकंड है, किलोमीटर पर घंटा है या डिग्री पर सेकंड है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका बी है, रेडियन पर सेकंड है। ये बात आपको याद रखना है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमती है और कोई इकाई समय में, ठीक है, यहां से अगर इकाई समय में कोई एक एंगल बनाता है, केंद्र बनाता है, और उस वस्तु को ही जो वेग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोणीय वेग बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो रेडियन पर सेकंड होता है। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाए, मतलब कि प्रोजेक्टाइल जो होता है वो किया जाए, तो वो क्या होगा, सबसे अधिकतम दूरी तय करेगा। तो 90 डिग्री पर फेंकेंगे तब, या 30 डिग्री पर फेंकेंगे तब, या 45 डिग्री पर फेंकेंगे तब, या 60 डिग्री पर फेंकेंगे तब। इसका जो सही उत्तर क्या होता है आपका 45 डिग्री पे। 90 डिग्री पर अगर कोई वस्तु को फेंकिएगा तो वो जस्ट वहीं पर गिरेगा। 30 डिग्री पर आप फेंकिएगा, जैसे ऐसे है, तो वस्तु क्या होगा, तब भी ज्यादा दूरी नहीं जाएगा। 60 डिग्री पर आप फेंकिएगा तो भी वो नीचे ही गिरेगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है, 45 डिग्री प्रोजेक्टाइल फोर्स लगाकर अगर फेंका जाए एंगल बनाकर, तो वहां से क्या होता है कि वस्तु जो होता है सबसे ज्यादा दूरी तय करता है। ये बात आपको याद रखता है। तो कितना, तो 45 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि रेखीय वेग v है और कोणीय वेग मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी w है और त्रिज्या अगर r हो, तो निम्न में से कौन सा समीकरण वेग और कोणीय वेग के संबंध को दर्शाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ये बात आपको याद रखना है, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। और इसका जो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका a हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि चाल एक है, सदिश राशि है मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है, या अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, या स्केलर और वेक्टर दोनों है, सदिश और अदिश दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, मतलब कि जिस सिर्फ और सिर्फ इसमें अगर मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन जिसको हम लोग दिशा बोलते हैं, ये नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक सदिश राशि मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो v माइनस यू बाई टी को क्या कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो त्वरण हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और दूसरा बात क्या याद रखना है कि a एक क्या है, तो आपका सदिश राशि भी है। ये भी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति नदी में नाव से कूदता है तो नाव क्या होता है कि पीछे की ओर हट जाता है और व्यक्ति आसानी से किनारे फिर पहुंचता है। यहाँ न्यूटन का कौन सा नियम लागू हो रहा है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, या थर्ड लॉ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, न्यूटन के तीसरा नियम से होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इधर फोर्स लग रहा है तो उसके विपरीत साइड भी उतना ही फोर्स लगेगा, तो वो नाव जो होता है पीछे हट जाता है और आदमी क्या होता है, आगे निकल जाता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है, कोणीय संवेग संरक्षण पे, रेखीय संवेग संरक्षण पे, गति के प्रथम नियम पे, या सापेक्षता के सिद्धांत पे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, इसका जो आपका सही उत्तर क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 10 kg वस्तुओं का संवेग बराबर है तो निम्नलिखित में से किसका सबसे वेग अधिक होगा। संवेग इक्वल टू क्या होता है, मतलब मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो सबका अगर मोमेंटम जो है इक्वल रहे, लेकिन ए वाला वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि मास बाई मोमेंटम बाई मास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो आप जरा बताइए कि एक पहला का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू आपका p बाई 1 है, 1 kg है। ठीक है, दूसरा का क्या है कि p बाई 2 kg है, तीसरा का क्या है तो आपका p बाई 3 kg है, और चौथा का क्या है तो आपका p बाई 4 kg है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, तो इसमें जितना जो सबसे नीचे कम होगा उसी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो हम लोग इसका सही उत्तर क्या है, तो आपका डी है। ये बात आपको याद रखना है। अगर मोमेंटम में क्या है कि मोमेंटम सेम है और उसका वेलोसिटी पूछे तो उसमें क्या होगा, जिसका मास कम होगा उसी का क्या होगा,
वेलोसिटी क्या होगा, उसमें ज़्यादा होगा, वेग उसमें ज़्यादा होगा। मतलब कि मोमेंटम के उल्टा काम कौन कर रहा है, तो आपका क्या काम कर रहा है, तो आपका वेलोसिटी। ठीक, अगर मास का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, मतलब कि यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 kg, 2 kg, 3 kg और 10 kg की वस्तु है और समान वेग से गतिशील है। मतलब कि यहाँ पर भी जो है कांस्टेंट है, सी है कांस्टेंट है, और किसका संवेग अधिक होगा, तो P बराबर अभी हम लोग जानते हैं कि V होता है, mv होता है। तो यहाँ पर V का वैल्यू अगर सेम मान ले तो आपका पहला क्या हो जाएगा 1 इंटू वी, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू वी, 2v हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा आपका 3v हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ क्या हो जाएगा आपका, तो आपका फोर्थ हो जाएगा 4v। तो यहाँ पर किसका स्पीड ज़्यादा होगा, मोमेंटम सॉरी ज़्यादा होगा, तो आपका 4 वाला का। मतलब कि आपका जो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, यहाँ पर 10 है 4 की जगह पे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कणों का संवेग बराबर है। मान लिया कि दो कणों हैं जिसका संवेग बराबर है। संवेग किसको कहते हैं, तो मोमेंटम को बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में से सबसे अधिक गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है। मतलब कि कोई भी एनर्जी गति से निकल कर आए तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन से निकल के आए तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपका गतिज ऊर्जा बोलेंगे। ये बात आपको याद रखना। और इसका ये फॉर्मूला होता है। और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। एनर्जी कहते किसको है, तो कैपेसिटी टू डू वर्क को ही हम लोग एनर्जी बोलते हैं। इस मतलब कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इतना जान लिए। तो इसमें उत्तर आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या अल्फा कण का। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का सबसे गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्ष पे, मतलब कि ऑर्बिट पे चलता है, घूमता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें उत्तर सही किसका होगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि नियत बल किसी वस्तु पर लगाकर लगातार लगाया गया है तो निम्नलिखित में से क्या समान रहेगा। यदि नियत बल किसी वस्तु पर लगातार लगाया गया है तो उसमें जो है, जो हमेशा नियत मतलब निम्नलिखित में से कौन जो है इक्वल रहेगा, ये बात आपको बताना है। तो वेग रहेगा, त्वरण रहेगा, कोणीय वेग रहेगा या संवेग रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है, आपका हमेशा जो नियत रहेगा, समान रहेगा, वो त्वरण रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मंदन, जिसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, वो क्या है। धनात्मक त्वरण है, मतलब कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। निगेटिव एक्सेलरेशन है, ऋणात्मक त्वरण है। घर्षण बल है, फ्रिक्शन बल है, फोर्स है, या वायु द्वारा प्रतिरोध लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है, रिटार्डेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब कि ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। मतलब कि ऊपर से कोई वस्तु को गिराते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो आपका पॉजिटिव जी का वैल्यू हो जाता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वहीं जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो माइनस में हो जाता है वही वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात याद रखना। और इसी को हम लोग क्या एक तरह से बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। तो ऊर्जा है, संवेग है, त्वरण है या वेग है। ठीक है, आदिश राशि का बात बोल रहा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, आपका स्केलर क्वांटिटी कौन है, तो आपका एनर्जी है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को, कैपेसिटी टू डू वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपका जूल होता है। ठीक है, उसमें एक पढ़ना क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू होता है, तब mgh होता है। ये भी हम लोग बात जानते हैं। ठीक है, mgh होता है। ये सब तो हम लोग जान गए। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, तो आपको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा एक क्या है, तो आपका आदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। संवेग में भी डायरेक्शन होता है, त्वरण भी एक सदिश राशि है और वेग भी आपका एक सदिश राशि है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश नहीं है, अदिश राशि नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा है,
चाल है, द्रव्यमान है या विस्थापन है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये तो अभी हम लोग पढ़े थे। है द्रव्यमान भी आपका जो मास होता है उसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चाल में भी क्या होता है कि सिर्फ परिमाण होता है, उसमें भी मतलब मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन विस्थापन हम लोग जानते हैं कि किसको कहते हैं कि अगर कोई वस्तु है जिसको शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है कि दूरी जो है, दिशा जो है दूरी का एकदम निश्चित है कि इस दूरी से जाएंगे तो हम लोग को सबसे कम जाना पड़ेगा, तो मतलब डायरेक्शन उसमें ऑलरेडी पता होता है, तो उसका क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अरे हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समान वेग में वस्तु समान त्वरण से गति करता है, बिना बाहरी बल के गति करते हैं, या समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करता है, या समान समय अंतराल पर समान दूरी मतलब कि तय नहीं करता है, सॉरी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है, समान समय अंतराल पे समान दूरी तय करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान वेग बोलते हैं। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की यहाँ पर बात कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि अगर कोई वस्तु ए से बी तक जाता है, ठीक है, और ए से बी तक बहुत जगह पे होल्ड है, मान लिया कि ये पॉइंट है, बी यहाँ कुछ और पॉइंट है, तो यहाँ का जो आपका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है, और यहाँ जाने में 1 आवर लगाता है। यहाँ भी 10 किलोमीटर, यहाँ भी जाने में 1 आवर ही लगाता है, सॉरी, और ये भी उतना ही दूरी है। ठीक है, वहां भी 1 ही आवर लगाता है। अरे अगर ऐसे ही ये लगातार करके बी तक पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समान समय अंतराल पर समान दूरी जो तय करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे समान वेग। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा कि असमान वेग वस्तु का समान समय अंतराल पर क्या होगा, समान त्वरण वृद्धि होता है, समान संवेग वृद्धि होता है, समान दूरी तय नहीं करता, या समान दूरी तय करता। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, समान दूरी तय नहीं करेगा। ठीक, उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि औसत चाल को किस तरह से परिभाषित करते हैं। औसत का मतलब क्या है कि आप दिन भर में कोई काम किए, तो पूरा काम किए तो फर्स्ट आवर में आपका जो एफिशिएंसी था 70% था, सेकंड आवर में आपका एफिशिएंसी था मान लीजिए 50% था, थर्ड आवर आप आराम उराम किए, खाना उना खाए, आपका एफिशिएंसी 80% हो गया। तो आपका लास्ट में अगर 5 आवर तक ऐसा काम किए हैं तो 5 आवर को मिलाकर आपका पूरा एवरेज एफिशिएंसी पूछे तो क्या होता है, एवरेज एफिशिएंसी का मतलब क्या करेंगे, टोटल को इसको जोड़ देंगे और टोटल आवर से अगर डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एफिशिएंसी हम लोग को आ जाएगा। ठीक उसी तरीका से औसत चाल किस तरह से परिभाषित होगा, चाल बाई समय, समय बाई चाल, चालों का योग बाई समय, या कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, कुल दूरी बाई कुल समय। मान लीजिए कि एज बी पॉइंट है, ठीक है, और ए से बी पॉइंट पर बहुत सारा होल्ड था, होल्ड पर जाते जाते रुका, यहाँ से मान लिया कि 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, यहाँ 20 किलोमीटर, यहाँ 30 किलोमीटर, यहाँ पर आपका 5 किलोमीटर का स्पीड से गया। तो ये जो टोटल दूरी तय किया इस स्पीड से, तो ये जो टोटल समय था मतलब कि कुल दूरी जो था और उसका कुल जो लगा इसमें समय, वही इसका क्या हो जाएगा, तो चाल हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि वेग और समय ग्राफ में यदि टी अक्ष के समानांतर हो, अगर ग्राफ ए वाला टी है और ए आपका भी है, तो ए इसका आपका समानांतर हो तो वस्तु का गतिशील है एक समान वेग से, एक असमान वेग से, एक समान त्वरित वेग से, या असमान त्वरित वेग से। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, एक समान वेग से। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वेग समय ग्राफ में यदि वस्तु का एक समान त्वरण से गतिशील है तो ग्राफ होंगे भी अक्ष के समानांतर होंगे, एक सीधी रेखा भी अक्ष और टी अक्ष के समानांतर नहीं होंगे, टी अक्ष के समानांतर होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बी होगा। इसका मतलब कि आपका ऐसे होगा इसका उत्तर। ए बात आपको याद रखना, ए आपका भी होगा, ए आपका टी होगा। ए जो स्लोप बनेगा वो त्वरण बनेगा, और ए जो होता है एक समानांतर नहीं होके क्या करता है, सीधा रेखा चलता है, और यही आपका एक्सेलरेशन होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या होगा, बी होगा। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि समान समय अंतराल पर वस्तु का वेग समान परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है कि समान समय अंतराल पर समान वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, वस्तु का समान त्वरण गतिशील है।
ठीक है, वस्तु संवेग के साथ गतिशील है, वस्तु समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, या वस्तु समान स्थितिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा आपका समान त्वरण से गतिशील है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा आपका समान त्वरण, एक्सेलरेशन की बात यहाँ पर करेगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेग और समय ग्राफ द्वारा ग्राफ के नीचे दोनों अक्षों को नीचे क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, इसका फिगर आपका ऐसे होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका बारे में हम लोग से पूछ रहा है, इसके बारे में, ठीक है, इस एरिया के बारे में पूछ रहा है। तो इस एरिया के बारे में बताना है किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है, विस्थापन के, या औसत वेग का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है दूरी का। ये जो हम लोग का सेकंड जो आपका समीकरण आता है गति का, जिसमें एस इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो बन के निकालता है, ये जो होता है इसी का बात कह रहा है। ठीक है, और एरिया से ही हम लोग इसको निकालते हैं, और ये जो एस होता है क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी होगा, ये ध्यान देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या होगा कि दूरी और समय ग्राफ में एक समान गति का ग्राफ होगा, आयताकार होगा, ठीक है, सीधी रेखा होगा, वक्र रेखा होगा, या दीर्घ वृत्ताकार होगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा आपका क्या होगा सीधी रेखा होगा। सिंपल सी ऐसा होगा, ये आपका क्या है डिस्टेंस, अरे आपका मान ले टाइम, तो इसका रेखा कैसे बनेगा ऐसे बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कार ने डी किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर आवर वेग से तय किया तथा y किलोमीटर पर आवर से क्या करता है वो प्रारंभिक स्थान पर आ जाता है। मतलब कि A से B जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है d है, तो जाते समय x किलोमीटर पर आवर लगाता है, लौटते समय क्या लगाता है कि y किलोमीटर पर आवर लगाता है। तो ये जो पूछ रहा है कि कार का औसत वेग क्या होगा, तो इसका तो हम लोग उत्तर भी याद रखते हैं कि x बाई वाई x प्लस वाई होगा, या 3x बाई वाई आपका x प्लस वाई होगा, या 4x डिवाइडेड आपका x प्लस वाई होगा, या 2x बाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई होगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2x बाई x प्लस वाई होगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, औसत वेग, इसका औसत वेलोसिटी यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी वस्तु का शून्य वेग हो, मतलब कि v इक्वल टू या u इक्वल टू क्या हो जीरो हो, जो भी वेलोसिटी की बात हो रहा है, ठीक है, वस्तु का वेग शून्य हो और वो नीचे गिराया जाता है, तो t समय में कितना दूरी तय करेगा। पहले तो हम लोग को याद करना है कि 3 फॉर्मूला होता है। फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस AT होता है। दूसरा आपका होता है फॉर्मूला, दूसरा जो समीकरण बनता है UT प्लस आपका हाफ AT स्क्वायर बनता है। तीसरा क्या फॉर्मूला बनता है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a बनता है, 2as बनता है। तो यहाँ पर दूरी का बात किस में हो रहा है, तो सेकंड वाला की बात हो रहा है। और क्या कह रहा है कि कोई वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है, तो यहाँ पर g जो होगा a इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो a का काम कौन करेगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा। तो आपका सेकंड फॉर्मूला पर आप लगाइएगा तो क्या होगा कि ut प्लस क्या है, ut प्लस आपका हाफ AT स्क्वायर है। तो हाफ AT स्क्वायर में जो आपका होगा u का वैल्यू अगर जीरो है तो a तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2 GT स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ का a का वैल्यू तो g हो जाएगा। तो आपका किसमें आपका है GT स्क्वायर बाई 2, वही आपका आंसर होगा। तो GT है, GT स्क्वायर बाई 2 है, GT स्क्वायर है, या 2GT है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा आपका B हो जाएगा, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी वस्तु को शून्य वेग से, मतलब कि यहाँ भी u इक्वल टू 0 है, नीचे गिराया जाता है, मतलब कि यहाँ पर g इक्वल टू a है, ठीक है, तो t सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा, उसका वेग वेलोसिटी कितना होगा, ये बात आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v बराबर u प्लस AT वाला लगेगा। ठीक, पहला वाला। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा भाई, तो v इक्वल टू पहला वाट तो 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा GT हो जाएगा, मतलब कि आपका GT आंसर आना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा आपका D होगा। इसमें D में दिया हुआ नहीं है, तो आपका क्या होगा GT होगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 2GT होगा या 3GT होगा या
ए होगा, मतलब 4gt होगा, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा आपका gt होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को किसी मीनार की ऊंचाई से 0 वेग से नीचे गिराया जाता है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा मीटर पर सेकंड में। तो 2 इंटू 9.8 इंटू 4 होगा, या 9.8 इंटू 4 होगा, या आपका क्या है कि 50 होगा, या 30 होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए जो वेग पूछ रहा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी का बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर जी टी हो जाएगा ए के जगह पे। तो ए तो आपका मतलब कि यू तो 0 है, इसका क्या वैल्यू होगा तो 9.8 होगा। और दूसरा क्या है कि सेकंड की बात हो रहा है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, मतलब इसका जो सही उत्तर क्या होगा आपका बी होगा, 9.8 इंटू 4 मीटर पर सेकंड होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संतुलित बल, मतलब कि आपका जो इक्वल फोर्स की बात बोल रहा है तो वो बात बताना है, ठीक है। तो आपका गति उत्पन्न कर सकता है, गति उत्पन्न नहीं कर सकता है, घूर्णन उत्पन्न कर सकता है, मतलब सर्कुलर की बात बोल रहा है, या दरार उत्पन्न कर सकता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका गति उत्पन्न नहीं कर सकता है। मान लिया जाए कि कोई ए ऑब्जेक्ट है, क्या है ए आपका ऑब्जेक्ट है, इधर से भी फोर्स लगाएं और इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लगाएं, इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लगाएं, तो क्या होगा न इधर जाएगा न इधर जाएगा, वो स्थगित रहेगा, एक जगह पर ही स्थित रहेगा। तो क्या होगा वो गति उत्पन्न करेगा ही नहीं अगर संतुलित फोर्स दोनों तरफ से लगाते हैं तब, ठीक है। मतलब कि गति उत्पन्न करने के लिए एक तरफ से असंतुलित फोर्स लगाइएगा तभी वो क्या होगा इधर उधर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दीवार पर धक्का लगाने से किस प्रकार का बल उत्पन्न होगा। अगर दीवार है उस पर आप धक्का लगा रहे हैं तो किस प्रकार का बल उत्पन्न होगा, तो संतुलित बल होगा, असंतुलित बल होगा, या प्रणोद बल होगा, या जड़त्व बल होगा। तो इसमें क्या होगा आपका संतुलित बल ही होगा, क्योंकि आप दीवार को धक्का देते हैं तो वहां से भी वो उतना ही फोर्स लगाता है, तो ये क्या हो जाता है संतुलित बल होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति साइकिल को ढकेल कर ले जाता है, धक्का देकर ले जाता है, तो व्यक्ति द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल क्या होगा, संतुलित बल होगा, असंतुलित होगा, या प्रणोद बल होगा, या जड़त्व बल होगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है तो आपका असंतुलित बल होगा अगर साइकिल रुका हुआ है, ठीक है। साइकिल मान लीजिएगा, अगर साइकिल रुका हुआ है, इधर से आदमी क्या है कि धक्का दिया तो ये बढ़ने लगा, तो सिंपल सी है कि ये अनबैलेंस फोर्स काम किया था, बैलेंस फोर्स काम करता तो न इधर जाता न इधर जाता, एक जगह पर ही स्थिर रहेगा। अनबैलेंस फोर्स जैसे ही होगा वो क्या करेगा एक साइड बढ़ने लगेगा। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, असंतुलित बल मतलब कि अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का वेग उसका द्रव्यमान को गुना करने पर हमें प्राप्त होता है, मास इंटू वेलोसिटी क्या प्राप्त होता है तो मोमेंटम प्राप्त होता है। मोमेंटम को क्या बोलते हैं संवेग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, संवेग होगा, ठीक। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है तो केजी मीटर पर सेकंड है, केजी सेकंड पर मीटर है, जूल है, या केजी मीटर पर सेकंड है। तो हम लोग जानते हैं, देख लेते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है तो मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास का होता है केजी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो ये कहाँ पर आपको दिख रहा है डी में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बल की वह मात्रा जो 1 kg वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड आपका त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन लगाए तो उत्पन्न करता है 1 डाइन 10 न्यूटन 1 न्यूटन 9.8 न्यूटन। ता हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू एम ए है, मास बराबर क्या है तो आपका 1 kg है, और एक्सेलरेशन बराबर भी 1 ही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1 न्यूटन होगा, ठीक। ये बात आपको याद रखना है। डाइन जो शब्द है न्यूटन जो है फोर्स जो होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट तो न्यूटन होता है, लेकिन एक सीजीएस पद्धति होता है, ठीक है। सीजीएस पद्धति में फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है तो वो डाइन होता है, ये ध्यान रखना है डाइन होता है, वही यहाँ पर वर्ड को यूज किया गया है। उसमें आप जो नापते हैं लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, आपको कोई वजन जो होता है मास होता है उसको क्या चीज में नापते हैं तो आप ग्राम में नापते हैं, और समय जो होता है सेकंड में नापते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। वो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं बेसिक वाला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 kg वस्तु का भार कितना होता है, 1 न्यूटन होता है, 1 डाइन होता है, या 9.8 न्यूटन होता है, या 9.8
9.8 डाइन होता है, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा आपका 9.8 न्यूटन होगा। अब ये कैसे होगा, हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। मतलब कि कोई भी वस्तु को ऊपर से आप गिराइएगा और ऊपर से गिराइएगा तो गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स लगता है, कोई वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगेगा वही क्या होता है, उसका भार होता है, वही उसका क्या होता है, वेट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और यही जो mg होता है क्या होता है, उसका वेट होता है। मतलब ये बात हो रहा है। तो अगर मास 1 होगा, 1 kg होगा, तो आपका g का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मतलब कि 9.8 न्यूटन इसका वजन होगा। ये बात आपको याद रखना है, भार। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि इम्पल्स मतलब कि प्रनोद क्या होता है, तो संवेग में परिवर्तन होता है, त्वरण में परिवर्तन होता है, या वेग में परिवर्तन होता है, या बल में परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, संवेग में परिवर्तन होता है। ये बात आपको याद रखना है, मोमेंटम में परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स क्या है, तो वह बल जो 1 kg वस्तु पर 9.8 मीटर पर सेकंड त्वरण उत्पन्न करता है, वह बल जो 1 kg वस्तु पर 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है, वह बल जो 1 ग्राम वस्तु पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है। यहाँ पर त्वरण जो है एक्सेलरेशन है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वह बल जो 1 kg वस्तु पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न करता है। अभी हम लोग जाने थे कि W इक्वल टू क्या होता है, तो mg होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 kg और 9.8 मीटर पर सेकंड का जब रिलेशन बनेगा, यही उसका क्या होगा, भार होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नकारात्मक त्वरण मतलब कि रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन निम्न में से किसकी दिशा में के विपरीत होता है, तो वेग के, बल के, गति के, या दूरी के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वेलोसिटी के। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के प्रवृत्ति करता है, क्या कहलाता है, तो आपका जड़त्व है, इनर्शिया जिसको बोलते हैं, एनर्जी जिसको ऊर्जा बोल रहे हैं, बल या फोर्स उसको बोलते हैं, या उसका उत्तर संवेग। तो कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अगर रुका हुआ है तो वो रुका रहना चाहता है, या कोई भी वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहता है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई ना हो। तो क्या है, इनर्शिया जो होता है फर्स्ट लॉ ही होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा बात क्या याद रखना है कि आपका जो जड़त्व का नियम कौन दिए थे, ये आपको कॉमेंट में करना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, गति कहते हैं, दूरी कहते हैं, या वेग कहते हैं। तो सबसे पहला बात कि विस्थापन एक क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस बाई टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली में तो स्पीड बोलते हैं, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस में डायरेक्शन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, तो वेलोसिटी बोलने लगते हैं। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। डिस्टेंस बाई टाइम विथ डायरेक्शन अगर हो, डायरेक्शन के साथ अगर डिस्टेंस बाई टाइम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है कि वेलोसिटी एक क्या होता है, एक सदिश राशि, मतलब कि आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, और जो गति मतलब कि स्पीड जो होता है आपका एक क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका तत्कालीन वेग जो होता है और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में एक समान त्वरण हो, एक बस जो विरुद्ध चाल पर चल रहा हो, या वो परिवर्तित त्वरण हो जाए, मतलब कि उसका त्वरण चेंज होते रहे, या शून्य त्वरण हो। अब एक बात बताइए, U इक्वल टू भी अगर होगा तो यहाँ पर त्वरण क्या होगा, ठीक, तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू इसके इक्वल टू हो जाएगा, तो ऊपर वाला तो जीरो, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ शून्य त्वरण जीरो एक्सेलरेशन से काम करेगा, ये बात याद रखना है, एक समान त्वरण नहीं। ठीक है, शून्य त्वरण। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, असमान गति बोलते हैं, समान गति बोलते हैं, रूपांतरित गति बोलते हैं, या घूर्णन गति बोलते हैं। तो समान समय में अंतराल में असमान दूरी, अब ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट तक जाना था और बीच बीच में रुकावट था, तो रोकना था। यह 10 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर आप 2 घंटा में किए, अगला 10 किलोमीटर 1 घंटा में किए, अगला 20 किलोमीटर 2 घंटा में गए। तो ऐसे जो चेंज हो रहा है समय
आपका अगर अंतराल क्या है, सेम है, लेकिन आपका दूरी अलग अलग है, तो वो क्या होगा, एक असमान गति होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि धनात्मक त्वरण मतलब कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का अर्थ क्या होता है? वस्तु के वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, या वस्तु का वेग शून्य होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो वस्तु का वेग बढ़ रहा होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही तो है। सिंपल सी आप इसको यूज करना है तो आप कोई वस्तु को ऊपर से गिराइए, वहां पर वेलोसिटी जो होगा शून्य होगा, वो जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो क्या है यहाँ पर जी का वैल्यू तो हम लोग जान रहे हैं कि क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो आखिर में v का वैल्यू क्या है, तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या है, तो वो बढ़ रहा है। ठीक है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या है? तो समान गति होती है, समान बल होता है, समान त्वरण होता है, इनमें से कोई नहीं। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाला मतलब शून्य से स्वतंत्र रूप से जब गिरेगा तो उसमें क्या होगा, समान जो आपका है समान त्वरण से गिरेगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉट 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 वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हो सकती है। तो दूरी है, बल है, त्वरण है, या वेग है। तभी तो हम लोग इसके बारे में हर समय निगेटिव त्वरण इसके बारे में भी सुने। निगेटिव फोर्स भी होता है, आपका दूरी जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। आप ए पॉइंट से किधर से भी घूम कर जाइए बी पॉइंट पे, आप कुछ ना कुछ दूरी तय कर लीजिएगा। ठीक है, इधर से जाइए, इधर पीछे से होकर जाइए, ठीक, कहीं से भी जाएगा तो आप दूरी तय करिएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव कभी दूरी जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समान त्रिज्या की एक लोहे का गेंद और लकड़ी के गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो दोनों के पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? लगभग समान होगा, बिल्कुल समान होगा, असमान होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। जहां पे वैक्यूम में कोई चीज को गिराइएगा तो वो क्या होगा, कोई भी वस्तु चाहे 1 ग्राम का हो, चाहे आधा ग्राम का हो, और कोई 10 केजी का हो, तो क्या होगा, वो दोनों इक्वल टाइम में क्या है, पृथ्वी पे गिरेगा। लेकिन वही अगर हवा में ऐसे करिएगा खुला जगह पे, तो वो क्या होगा, जो हल्का होगा वो कम ज्यादा समय लगेगा गिरने में, और जो भारी होगा वो जल्दी थोड़ा गिर जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन वही वैक्यूम में जहां पे आपका निर्वात हो, वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर कोई काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, बिल्कुल वो समान होगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किए थे? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, केपलर ने, या टॉलमी में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, गैलीलियो द्वारा जो है आपका गति का मतलब कि स्पीड का सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था। गति जो है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, हर समय बनता है, तो ये आपका डिस्टेंस बाई मतलब कि समय, दूरी बाई समय होता है, आपका टाइम होता है। ठीक है, टाइम होता है, दूरी बाई समय होता है। इसका ऐसा यूनिट पूछे तो आपका मीटर पर सेकंड होता है। इतना बात याद रखना, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और ये एक क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? स्थिति और समय को, वेग और समय को, स्थिति और वेग को, वेग और त्वरण का। तो आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। आप इसको बताइए कि ये जो गति का पहला जो समीकरण है वो किसको दर्शाता है? स्थिति और समय को, वेग और समय को, और स्थिति और वेग को, या वेग और त्वरण को? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वेग और त्वरण का है। यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर क्या है, आपका एक्सेलरेशन है। तो ये बात आपको याद रखना है, वेग और त्वरण का है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और क्या है कि पढ़ने का यही तरीका है, आप सबसे पहले बेसिक पढ़िए और बेसिक पढ़ने के बाद उसका एमसीक्यू लगाते चलिए। तो चलिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।